अच्छा, कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि उस औरत ने इस वजह से शाहिद साहब को छोड़ा होगा, क्या पता इनमें मर्दाना ताकत ना हो। मैंने नहीं रोले, जिस इंसान ने रोले हैं उससे कोई सवाल करता है जाके? उससे कोई सवाल करता है कि तूने किसी के बच्चे रोल के रख दी, किसी की जिंदगी तबाह करके रख दी? कैसे, क्यों? सगी औलाद ने जब देखा अपनी माँ को नीम बरना हालत में एक गैर मर्द के साथ, और देखें ये उनका असल शोहर है, इनके कैसे जज्बात होंगे। कुछ नहीं है माजिद भाई, ये तबाह है ये जिंदगी। ये मेरे इंटरव्यू में रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं लिबर्टी चौक में खिलौने बेचकर बच्चों का पेट पाल रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घर का रेंट पे कर सकूं। वो सब क्या था? आज वो बंदी दर दर की ठोकरें खाती है, आज लिबर्टी के चौकों पे गजरे और गुब्बारे बेचती है। ना अब ये चोर चोरी करके कभी माना कि मैं चोर हूं। आया ना, तो मैं इसलिए कहूँगी नहीं एतबार करना चाहिए। मैंने अंधा एतबार किया, वो इंसान मेरा बनेगा, वो मेरे बच्चों को संभालेगा, कभी वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। वो हमारे साथ सब कुछ कर गया ना। जिनके पैसे खा रही है, जिनके साथ फ्रॉड कर रही है, जब दो आशिक मिलते हैं तो एक आशिक तो मरता है। मेरे बच्चों को कबूल करता है, मेरे बच्चों के सर पे हार रखता है, एक मुसलमान बनता है ना। हम मज़हब की आड़ में ही तो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करते फिर रहे हैं। कभी मज़हब के नाम पे कत्ल गारत हो रहे हैं, मज़हब के नाम पे शादियाँ और ज़ना हो रहे हैं। और आंखों देखी हम लोगों को एक खुद भी गुनाहगार बनाया और अपने गुनाहों में शामिल भी करवाया। कौन सी नस्ल की ये औरत है? ना ही है ना, ये मजहब के नाम पे किया गया एक औरत के साथ, फिर उसका सब कुछ छीन के उससे फरार हो जाना। ये कहाँ का दस्तूर है, कहाँ इंसाफ है, किधर इंसाफ है हमारे मुल्क में? खुद गुस्ताखे रसूल करके बैठी हुई है। कभी इसने किसी ने इससे पूछा है? जाके पूछो तो सही। शरई तौर पे ये आज भी मेरी बीवी है ना, मैंने इसको शरई तौर पे डाइवोर्स दी, ना रिटर्न दी, ना किसी पेपर पे सिग्नेचर किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज एक इम्पोर्टेंट और वेरी यूनिक स्टोरी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर इस प्रोग्राम को छोटे बच्चे या औरतें देख रही हैं, खुदारा फैमिलीज़ इस प्रोग्राम को हरगिज़ ना देखें, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हैरान कुन हकाइक हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज से तकरीबन कुछ माह कबल मैंने एक खातून समीना शाहिद की स्टोरी की थी। स्टोरी में तो बड़ी वो अपनी दुखी दास्तान सुना रही थी, लेकिन वो जो उनकी दास्तान थी वो बिल्कुल उसकी ज़ात के उलट थी। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके तीसरे शोहर। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब तक वो 5 शादियां कर चुकी हैं। खुदा जाने, सुनने में ये आया कि कई मर्दों के बिस्तर गर्म भी कर चुकी हैं और कई लोगों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। लोगों की रातें रंगीन बनाती है, सोशल मीडिया पर लोगों को कॉल्स करती है, जो मुश्तज़नी करते हैं। ये नंगी हो जाती है, अपनी बरना हालत में अपना जिस्म दिखाती है, तो वो नौजवानों के पानी निकल जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, मुझे ऐसे अल्फाज मजबूरन इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो खुदारा जो लोग आउट ऑफ कंट्रीज़ में कमाने के लिए जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी औरतों पर, अपनी इज़्ज़तों पर भी आप लोग अपनी नज़रें जमाई रखें। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद मंसूर साहब, जो कि उस खातून के तीसरे शोहर हैं, और इनके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, मैं यूँ कहूँ कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ। और इनकी ज़िंदगी की दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं, किस तरह उसने इनको लूटा, किस तरह उसने इस नौजवान को, इस शरीफ इंसान को इनके माँ बाप से, बहन भाइयों से जुदा किया और इनके जज्बात के साथ, इनके इमोशंस के साथ खेलती रही और इनको इमोशनली ब्लैकमेल करती रही। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और यकीन करें कि मैं आपके दुख में, गम में बराबर का शरीक हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। अल्लाह करे इस तरह किसी मर्द के साथ किसी की इज्जत इस तरह बिहेव ना करे, और अल्लाह दुश्मन के साथ भी
दुश्मन को भी ऐसा वक्त ना दिखाए। खुदा की कसम, इनका एक एक दिन ऐसे गुजर रहा है जैसे इनके लिए कयामत है। और मुझे पता है इनकी फीलिंग्स। ऑफ कैमरे में रो रहे थे, परेशान थे। ये सच्ची मोहब्बत उनसे किया करते थे और उसने जो इनके साथ किया, आइए इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी उसके साथ तीसरी शादी कैसे हुई? सर ये मैं काफ़ी टाइम बोल चुका हूँ और एक दो जगहों पे भी मैं इस चीज़ को बयान कर चुका हूँ कि उनकी शादी जो ये मेरे साथ तीसरी हुई, उन्होंने ये एक तो उनकी बचपन में उनके पेरेंट्स ने कर दी थी। अच्छा, ठीक है। जब ये बहुत छोटी उम्र में थे, हल्की उम्र में थे, तो उनके पेरेंट्स ने अपनी फैमिली में इनकी एक शख्स से शादी कर दी थी। फिर वो शख्स से इनका रिलेशंस ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ये मेरे साथ इनका रिलेशन शुरू हुआ। आपका रिलेशन कैसे कायम हुआ? जब ये रेस्टोरेंट में आया जाया करती थी, क्योंकि ये चढ़र पिंड में रहते थे। अच्छा। और चढ़र पिंड से ही ये वहाँ के लड़कों के साथ आना जाना, घूमना फिरना और उनके साथ रातों को बाहर रहना। ठीक है। तो उन्होंने इसको वहाँ पर रेस्टोरेंट में नौकरी लगवा दिया। वहीं से इनके साथ मेरी इस्लाम दुआ शुरू हुई, इनको समझाने में और इनको सही रास्ता दिखाने में। इन्हें मेरा स्टाइल, इनको मेरी बातचीत अच्छी लगी। तो वहीं से आप कह लें कि हमारा स्कैंडल शुरू हुआ। जब इनके पेरेंट्स को पता चला हमारे स्कैंडल का, तो उन्होंने इसको मुझसे हटाने की खातिर इसको गांव भेज दिया। गांव में जब भेजा तो वहाँ पर उन्होंने अपनी ही किसी फैमिली मेंबर के पास इसको छोड़कर आ गए। ये उस शख्स के साथ 3 दिन 3 रातें उसके पास रही। वहाँ से ये मुझे सिर्फ 3 रातें? हाँ जी। वहाँ से इसने मुझे कहा कि जी आप मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ शादी का माहौल है, यही मेरे पास वक्त है। और वो शख्स मुझे यानी कि अपने प्यार के झांसे में आपको अपनी तरफ माइल किया। हाँ जी। वो शख्स मुझे बेइज्जत करने पे उतरा हुआ है और उसकी माँ अक्सर मुझे गंदे फाशा लफ्ज़ इस्तेमाल करती है कि जी मेरा बेटा तो हाथ में लिए फिरता, तेनू कीड़ी आखिर आई। ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, कैसे? वो अल्लाह की ज़ात वसीला बनाने वाली थी। उस वसीले से ये मेरे तक आई और मैं इसको अपनी फैमिली में लाया। लाने के बाद कहने के तीसरा ही हो गया ना। बिल्कुल तीसरा। तो फिर मैंने इसके आपकी शादी कितना अरसा चली? मेरी शादी को मैंने पहले भी बयान किया है कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो 14 साल का और जो मेरा छोटा बेटा है वो अब 10 साल का है। मैंने सुना कि अब आपको आपका बड़ा बेटा कत्ल करना चाहता है। जी ऐसे ही है, क्योंकि वो कहता है कि जी मेरा जो बाप है वो मेरी माँ के साथ उसने बहुत जुल्म किया है। और मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है। और कह लें कि अब उस औलाद को क्या पता कि माँ ने क्या पता। वो कहता है कि मेरी माँ नेकोकार है, परहेजगार है, अल्लाह की नेक बंदी है। वो तो बेटा तो अभी पैदा हुआ है, इनका ताल्लुकात उनके साथ कायम हुआ तो वो बेटा पैदा हुआ है ना, जो आज दुनिया में है उसको क्या पता। अब आप घर में तो नहीं ना 24 घंटे रहते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी मिसेस कहाँ जा रही है या आपकी बेटी कहाँ जा रही है या आपकी बहन कहाँ जा रही है। उसने जो आकर आपको बयान करना, आपने उसी चीज़ को मानना है। ठीक है। अब उस बच्चे को क्या पता कि मेरी माँ कहाँ जा रही है। माँ ने कहना है कि बेटे मुझे वहाँ छोड़ा, मैंने फलानी जगह और किसी का काम करने जाना है। अब उस बच्चे को पता है कि माँ फलानी जगह उस औरत का काम करने जा रही है, वो औरत कैसी है और उसने घर में किसी को बुलाया हुआ है या नहीं बुलाया हुआ है, या माँ वहाँ से बहाना लगा कर निकल जाएगी और फिर वहाँ पे वापस पहुँचकर अपनी ही औलाद को फ़ोन कर बोलेगी कि मुझे बेटा आप यहाँ से आके ले जाओ। और फिर लोगों को उसने ये बयान करना है कि देखो जी मेरा तो बेटा लेता है और मुझे छोड़ता है। कौन मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है? जो औरतें ऐसी फाशा किस्म की हरकतें करती हैं, या वो लोगों को उकसाती हैं, या वो लोगों को अपनी तरफ कायल करती हैं, जो लोग इस कैटेगरी के होते हैं उन्हें फ़ौरन पता लग जाता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं शाहिद साहब, चौथे बंदे के साथ उसका स्कैंडल कब शुरू हुआ था और आपको कब पता चला था और उसने आपको कब छोड़ा? चौथे बंदे के साथ स्कैंडल इसका शुरू हुआ था कि आज 2 साल होने जा रहे हैं इस वाक़ये को गुजरे। आप 2 साल पीछे चले जाएं तो सितंबर की 23 को मुझे इस बात का
पता चलना शुरू हुआ था। और मेरी तफ्तीश करने पे और लोगों से पूछने पे और लोगों ने मुझे बताया कि आपकी मिसिस का ये स्कैंडल इस बंदे के साथ चल रहा है और 3 महीने से चल रहा है, और इसने चोरी आपसे एक टच फ़ोन रखा हुआ है, वो कहाँ से आया? आपकी बीवी टच फ़ोन पे सारी रात रिक्शों में बात करती है, उसके घरों से निकलती है, रातों को 1-1 बजे उसके घर से निकलती है। बुलाएं आप अपनी बीवी को, उसे के कुरान पे हाथ रखे और कसम खाए, इतनी सच्ची है तो वो बंदा बाहर निकलता है, आपके बच्चों को 500 रुपया दे के बर्गर लेने भेज देता है, और बच्चे बर्गर लेने जाते हैं और आपकी बीवी उस घर से, उसके कमरे से निकलकर आप अपने घर घुस जाती है। इस सब चीज़ों को पूछने पर कौन सा जुर्म हो जाता है? कौन सा जुर्म हो जाता है? सवालिया निशान है ये। सर आप मुझे बताएं, आपकी मिसिस के लिए कोई आप जैसे लड़के हों, कोई यंग एज के हों, तो मैं मानूं भी यार ये ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या मेरा घर ख़राब करना चाह रहे हैं। जब मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ बंदे, माओ बेटियों वाले, बहुओं वाले, बुज़ुर्ग हज़रात वो बता रहे हैं, तो फिर पीछे क्या बचता है? और ये मामला आँख मटक्के से चल रहा था। पॉलर तो बनाया कि रोज़गार चले, मेरा बाजू बने, मैं इसका बाजू बनूं, हम अपने बच्चों को पालें, उन्हें एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा मुस्तकबिल दें। अच्छा मुझे आप ये बताएं, उन बच्चों को, उन बच्चों की फीलिंग, उन बच्चों की चीज़ें आप वापस ला के दे सकते हैं? बिल्कुल। एक तमाशबीनी के पीछे आपने बच्चों की मासूमियत से खेल लिया, आपने उनके बचपने से खेल लिया, आपने उन बच्चों को बाप से महरूम कर दिया, जो कि उन्हें अपना बाप भी चाहिए, उन्हें अपनी माँ भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि उस औरत ने इस वजह से शाहिद साहब को छोड़ा होगा, क्या पता इनमें मर्दाना ताकत ना हो। सर बेसिकली आदिल असलम साहब से मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा जनाब आप में कौन सी ऐसी बात थी जो मेरे में ना थी? अच्छा ठीक है, या मैं इसको इज्जत ना दी हो, घर ना दिया हो, मकाम ना दिया हो, बच्चे ना दिए हो, उस जगह पे ला के मैंने इसको खड़ा कर दिया कि मेरे मरने के बाद लोग इसको इज्जत की नज़र से देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप में क्या था? उसने कहा भैया जो आपके पास था वो मेरे पास भी था। वाह 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 वाह। आप कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे, मेरे पास और कोई काम ही नहीं था। वाह 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 वाह। और बकायदा आपकी मिसिज ने मुझे कहा कि मुझे आपसे वो सुकून मिल रहा जो कि मुझे अपने उस हस्बैंड से ना मिला। कभी ऐसा वाकया हुआ है कि आप हम बिस्तरी हो रहे हों और आपका बच्चा आपके कमरे में आ गया हो या उसने आपको देखा हो? मैं कहा व्हाट? अच्छा। कहता ऐसा वाकया हुआ कि आपका बड़ा बेटा कमरे में आ गया और मैं आपकी मिसिस के साथ हम बिस्तरी था, और मेरी आदत थी कि हर चीज़ को उतार कर हर काम को देखना। तो आपका बेटा फौरी कमरे में आ गया और उसने हमें देखा, और देखने के बाद चुप कर कमरे से वापस चला गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, सगी औलाद ने जब देखा अपनी माँ को नीम बरना हालत में एक गैर मर्द के साथ, और देखें ये उनका असल शोहर है, इनके कैसे जज्बात होंगे, इनके दिल पर क्या बीतरी होगी। आप सोच सकते हैं कि मैं कहाँ चला गया हूँगा और उस बच्चे ने क्या सोचा होगा कि ये औरत मेरे बाप के साथ सोती थी और आज मैं इस शख्स के साथ इसको देख रहा हूँ, ये शख्स मेरे घर में आता है, मेरी माँ के साथ सोता है। और इसने उनका दिमाग इस कदर डैमेज कर दिया कि वो बच्चा उस शख्स को ये कहता था कि मेरा छोटा भाई अपने बाप के पास वापस चला जाएगा, कभी आपने मेरा सोचा? मैं कहाँ जाऊँगा? उसको एक सार्जेंट ने रोका, तो सार्जेंट को उसने क्या कहा कि जी मेरा बाप तो एक वकील है। और वो दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई तूने कब से वकालत शुरू करी? अच्छा। तेरा बेटा तो सार्जेंट को बोल रहा था कि जी मेरा बाप तो वकील है। आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या है? मेरे ये सब चीज़ें करने से वो बच्चों का कैरियर ख़राब होता है, मेरे सब ये चीज़ें लोगों को बयान करने से वो बच्चे मुस्तकबिल में मेरे से और दूर चले जाते हैं। जो इसने किया वो क्या किया?
हाय हाय हाय। इसने तो हर इंटरव्यू में बोला कि जी मैं तो राजपूत घराने की हूँ, मैं असेंबली हाउस के बाहर अपने आप को आग लगा लूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, एक बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। ये कौन सा राजपूत घराना है? अच्छा, ये मेरे इंटरव्यू में रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं लिबर्टी चौक में खिलौने बेचकर बच्चों का पेट पाल रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घर का रेंट पे कर सकूं। वो सब क्या था? सर वो सब एक दिखावा था। जो पॉलिटिक्स होती है ना, आपके साथ एक पॉलिटिक्स चल रही है, वो आप किसी को कैसे बयान करोगे? चलें करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे का तजर्बा होता है, मौजूदा सूरत हाल को देखकर बंदा अपने तौर तरीके से बात करता है। वो सब तो एक दिखावा था, दिखावा था। क्योंकि आदिल असलम इसको छोड़कर जा चुका हुआ था, उसके पेरेंट्स ने, और वो खुद पीछे हट गया था जब उसको इसकी हरकतों के बारे में और करतूतों के बारे में उसका एक जवाब था, और वो 100 बातों का एक जवाब था। उसने कहा कि मैं इतना जानता हूं कि जो औरत अपना बसा बसाया घर खराब और उजाड़ सकती है ना, वो एक अच्छी औरत नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताएं जो मेरे चैनल से लोगों ने वो वीडियो देखी, किसी ने 1 लाख रुपया उसको सेंड किया, किसी ने 50,000 रुपये की डोनेशन की, किसी ने 10,000 रुपये की डोनेशन की, और मुझे याद है इदरीस भाई यूके वाले, उन्होंने मुझे 20,000 रुपये भेजे थे और कहा था कि 10,000 रुपये आपने फ़लाँ जगह पे इस्तेमाल करने, ये अमानत के तौर पर, और बाकी जो 10,000 हैं वो उनको दे देना। जैज़ कैसे मैंने खुद ही भेजे, सेंड किए थे उसके नंबर पे। तो कहने का मकसद है कि उन लोगों की क्या आंखें बंद हैं? उन लोगों को नहीं पता सर, वो लोग लाइल्म हैं? सर वो उन लोगों को अब अगर पता तो सबको चल गया। ये गुनाह तो सबको हो रहा है ना सर, पता तो सबको चल गया। उन लोगों से कभी अंदर उन्हें कहें कि अपने झांक कर, अपने ज़मीर को झांक कर ये बताएं कि क्या आपको लगा कि ये औरत अच्छी थी और हम एक अच्छी औरत के पीछे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या उनके घर में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उनको सब पता है, जब ये किसी से डोनेशन मांगती है या करती है तो उन लोगों को इसके लहजे से या बातचीत से उनको पता नहीं चलता। जब ये उनको अपनी तस्वीर वगैरह को सेंड करती है, जो बुरखे में रहने वाली, जो कहती है कि जी मैं हिजाब से बाहर नहीं आती, जिसके ये अभी आप लोगों को एविडेंस दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जिसके ये टिकटॉक्स चल रहे हैं, वो हिजाब से बाहर आ गई। ये राजपूत ख़ानदान की इज्जत राजपूतों को नज़र नहीं आ रही। अच्छा मुझे शाहिद साहब ये बताएं, जो मकान मालकन और मालिक मकान उसको रेंट पे घर देते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि ये तो 420 औरत है सर, इसने तो बहुत नुकसान किए होंगे। सर उन्हें पैगाम क्या दूं मैं? वो खुद बहुत समझदार इंसान है, मचोर इंसान है, दुनिया में उठने बैठने वाले हैं। मेरे ख्याल से कोई मालिक मकान नहीं चाहेगा कि हमारी किराएदारनी के घर में कोई गैर महरम, कोई बुरी नीयत से आए और बुरा काम करके जाए। गैरतमंद लोग हैं, वो नहीं चाहेंगे ऐसा। उनको पैगाम दे जरा मालिक मकानों को। सर मेरी तो उनसे यही गुजारिश होगी कि आप अपने किराएदारों को देखभाल कर रखें, पहले उनके बारे में जान तो लें कि वो किस कैटेगरी के हैं और कहाँ से आए हैं और उनका क्या सीन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, और इनके घरों में जो आ रहा है ये कौन आ रहा है। ये औरत 2 बच्चों की माँ है। इस औरत, ये कह लें कि समझदार औरत है, जिसने इतनी ठोकरें खाई हों या जिसने इतने लोगों की मारें खाई हों, जिसने इतनी बड़ी गलतियां दुहरा ली हों, भाई साहब, वो औरत कह लें कि किसी गैर मर्द के आगे भी फटक जाए तो बात करें। अच्छा एक बुजुर्ग बाबा हैं, उसका नाम मुझे इतला मिली है कि उनका नाम है डॉक्टर काजमी साहब, उसके साथ भी उनका कोई अफेयर चल रहा है, वो कोई लिविंग रिलेशन भी उन्होंने कायम कर लिए। इनमें कितनी हकीकत है? सर इसमें हकीकत जितनी एविडेंस मैंने दे दिए हुए हैं, एविडेंस मैंने पहले भी दिए हुए थे, वो सब चीज़ों में है, उतनी ही हकीकत बातों में भी है। अब वो शख्स इनको इस्तेमाल कर कर छोड़ गया है या नहीं किया है या जो भी सीन है, अब ये चोर चोरी करके कभी माना कि मैं चोर हूँ? कभी नहीं माना। कभी किसी ने किसी का कत्ल करके कहा कि मैंने ही किया? ठीक है, कल को इनके साथ को वादा घाटा हो जाए, कोई इनके साथ हबी नबी कर जाए,
तो इस चीज़ का जिम्मेदार मैं या आदिल असलम होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिनके पैसे खा रही है, जिनके साथ फ्रॉड कर रही है, जब दो आशिक मिलते हैं तो एक आशिक तो मरता है। अच्छा, शरीयत के मुताबिक एक प्यारा सा सवाल है, ठीक है, इस सिचुएशन पे वो बनता भी है। जो मर्द में शहवत होती है ना, मर्द की निस्बत औरत में ज़्यादा होती है शहवत, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्यार है जो अभी तक उसको 500 मर्दों में से कोई नहीं दे सका, और कौन से मर्द की उसको तलाश है, और कैसा बंदा उसको चाहिए जो उसकी ये ख्वाहिशात पूरी कर सकता है? सर जी, ये तो अब वो बेहतर आपको बता सकती हैं कि जी उन्हें कौन सा सच्चा प्यार चाहिए। हालांकि लव मैरिज उन्होंने मेरे साथ भी की, मेरा जितना उन्होंने ज़िंदगी का नुकसान और सब कुछ तबाह कर दिया ना, उतना शायद ही किसी इंसान का किया होगा। ठीक है, मेरे बच्चे तक उसने रोल दिए, मेरी ज़िंदगी उसने रोल दी, मेरे इतने साल उसने ज़िंदगी के रोल दिए, मेरे घर बार उसने सब कुछ फना कर दिया, और आंखों देखी हम लोगों को एक खुद भी गुनाहगार बनाया और अपने गुनाहों में शामिल भी करवाया। कौन सी नस्ल की ये औरत है? अच्छा, मैंने सुना कि आपको थ्रेट्स भी किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं आपको आउट ऑफ कंट्रीज से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से। बड़े लोगों ने मुझे थ्रेट किया, बड़े लोगों की धमकियां आई, बड़े लोगों ने मुझे गालियां दी, ठीक है, और इंक्लूडेड इसने मेरे बड़े बेटे को मेरे खिलाफ खड़ा किया हुआ है कि ये मेरे तक पहले पहुंचेगा तो मैं इसका बेटा आगे कर दूंगी। अब वो मेरा बच्चा अपने दोस्तों के साथ मुझे कत्ल करने के लिए फिरता है, असले खरीदता फिरता है, ठीक है, उसके दोस्त उसको असले लेके देते हैं, ये इसकी परवरिश है। खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ना करे, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है, आपको जानी माली तौर पर कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? सर, इसका कौन जिम्मेदार है? ये तो अल्लाह मालिक है। इसने मेरे पीछे छोड़ा ही क्या है? मेरे फैमिली वाले मुझे वो छोड़ गए, मेरे पेरेंट्स वो छोड़ गए, मेरी वालदा तो वैसे ही फौत हो चुकी थी, और जब वो फौत हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये औरत तुझे छोड़कर चली जाएगी, जब तक मैं ज़िंदा थी ये तब तक तेरे साथ थी। क्यों? कि मैं तुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती थी, हेल्प भी करती थी। बॉस देखें, जिस घर को चलाने के लिए, इंडिपेंडेंट रहने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए आजकल की सैलरीज पूरा नहीं करती। मेरे पेरेंट्स अगर मुझे पूरा करते थे तो जाहिर सी बात है मेरी ही फैमिली में आई है तो वही मुझे सपोर्ट करेंगे ना। नहीं, अगर आपके साथ कोई अच्छा बुरा वाकया हो जाता है, इसमें वो लोग भी मुलविस होंगे जो उसको डोनेशन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सर, अभी जो जितने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं ना, आप समझे कि इसके बहुत सारे मुंह और बहुत सारे दिमाग हो चुके हैं। वो लोग इसके पीछे लगकर पता नहीं क्या, पुलिस तक इसके पीछे लग जाती है, पुलिस तक इसका कहना मान लेती है। अब ये उनको क्या कहती है, मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं या क्या करती हैं मैं नहीं जानता। जितनी मोहब्बत मैंने इस औरत से की, आज मुझे उतनी ही इस औरत से नफरत है। अच्छा, आगे फ्यूचर में क्या है, आप कोई लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं उसके खिलाफ? सर, एक्शन तो वो रब की ज़ात पे छोड़ा है, दुनिया वालों ने क्या एक्शन लेना है। यूट्यूब पर तो आजकल एक शादी का बिजनेस बना है, लोग सिर्फ वो औरत को देखते हैं कौन रो रही है, कौन मजबूर है, हम इसको डोनेशन करते हैं, हम इसको पैसा भेजते हैं, हम इससे शादी की ऑफरें करते हैं, इसकी गंदी गंदी तस्वीरें इसको गलत रास्तों पे चलने पे मजबूर करते हैं। ये सब चीज़ें तो ये चीज़ें बनी हुई हैं हमारे सब। लोग इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करके चले जाते हैं, लोगों का चंद मिनट का एक चाम होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। क्या लोग एक्शन लेते हैं? यूट्यूबर्स को लोगों ने मजाक समझा हुआ है। इस औरत ने यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज दे के उन लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया, उन लोगों को अपने रोने धोने से कह लें कि अपनी तरफ कायल किया, उनसे अपना काम निकलवाया। वो लोग तो सिर्फ इंटरव्यू करने के लिए आए थे और अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए आए थे और एक औरत की सच्चाई दुनिया के सामने रखने के लिए आए थे। लेकिन ना यूट्यूबर्स को अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। यूट्यूबर्स की मजबूरी है और उनका ये बिज़नेस है, ठीक है जी, उनका पैशन है, कैरियर है, उन्होंने काम करना है, ठीक है। अब यूट्यूबर्स को गैब का इल्म तो नहीं है कि ये जो भाई साहब मौजूद हैं ये कहाँ तक सच बात कर रहे हैं, या वो औरत जो आंसू बहा रही है इनमें कितनी रियलिटी है, कितना झूठ है। यूट्यूबर्स को तो कोई पता नहीं है ना। सर देखें, जितने एविडेंस उन्होंने अपने दिए थे वो उन्होंने आदिल असलम के दिए थे, ठीक है।
जितने एविडेंस मैंने दे दिए हैं वो इनकी रियलिटी मैंने आगे रख दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक और है। ये कोई भी एक ऐसी बात नहीं इस प्रोग्राम में जो हवा में हुई हो। जितनी भी बातें हुई हैं एक एक सबूत शाहिद मंसूर साहब के पास मौजूद है और महफूज है। अच्छा, ये मुझे कहती है कि जी आप हैकर हो, आप मेरा हैक करते हो, फलाना करते हो, टमकाना करते हो, ये करते हो, वो करते हो। सर, इसको अगर लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्या मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आती? क्या आपको चंद लोग नहीं जानते, आपके फैमिली वालों को नहीं जानते, आपके भाइयों को नहीं जानते? कहीं से आप तक आ ही जाती है ना बात। मेरे तक भी आ जाती है, अब आ जाती है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि ऐसी औरतें, ऐसी 420 औरतें, ऐसी बेहया, बेअदब, अपने शोहर की गुस्ताख औरतें जो माशरे में बेहयाई, गंदगी, बदलिहाजी फैला रही हैं, फहाशी और अरियानी फैला रही हैं, ऐसी औरतों को क्या पैगाम देंगे? ये किस तरह अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हैं? मैं आपसे इनको आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको बड़ी प्यारी एक बात कहूँगा कि इन्होंने अपने इंटरव्यूज देकर हर माँ बहन को ये बताया कि देखें जी आज़ादी किस तरह लेते हैं, देखें जी वाहियात हरकतें और फाशा हरकतें और लोगों से पैसे किस तरह खाते हैं और किस तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो माँ बाप देखें कितने अच्छे और प्यारे हैं जो इसकी शादियाँ करवाते हैं और इसी की शादियों में गवाहियाँ भी खुद ही देते हैं, और फिर उन लोगों को भगाने में और उन लोगों से इसको दूर करने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ होता है। इसके भाई, इसके पेरेंट्स, वो सब शामिल है। ये एक मिली जुली एक गैंग है। मैं माओ बहनों से यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी औरतों से महफूज रहें, अपने भाइयों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने घर को ऐसी औरतों से सेफ रखें। अभी ये कितने लोगों की बच्चों की फीसें खा रही है, कितने लोगों के घरों के रेंट खा रही है, कितने लोगों के घर ख़राब कर रही है, कितने लोगों के जवान बच्चों को ख़राब कर रही है। वो लोग खराब हुई होंगी अच्छी। सर, जो तो अल्लाह की राह में करते हैं ना, जो अल्लाह और अल्लाह की रसूल को रज़ा करने के लिए करते हैं, वो तो कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, और जो तमाशबीनी के लिए करते हैं, दिल लगी के लिए करते हैं, वो बेशक करते रहे। उनके पास फालतू का पैसा, भाई हराम का पैसा आता है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, बाअदब, बाहया, बाकिरदार, जो आपसे दिल से मोहब्बत करने वाली हो, ऐसी बीवी से आपको नवाजे। और अल्लाह ताला ऐसी औरतों को दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी, क्योंकि जो मर्द है ना, मर्द का बहुत बड़ा मुकाम है। मर्द मजाजी खुदा है अपनी बीवी के लिए। सर, इसने मजाजी खुदा आप कह रहे हैं ना, ये तो खुद गुस्ताखे रसूल करके बैठी हुई है। कभी इसने किसी ने इससे पूछा है? जाके पूछो तो सही। शरई तौर पे ये आज भी मेरी बीवी है ना, मैंने इसको शरई तौर पे डाइवोर्स दी, ना रिटर्न दी, ना किसी पेपर पे सिग्नेचर किया, ना ही ये यूसी के दफ्तर में आई। सिर्फ इसने खुला लिया, और वो भी आदिल असलम के पीछे लग कर लिया। इसने वहाँ पे से डिग्री ले ली, वन साइडेड ले ली, मेरे तक कोई नोटिस भी नहीं आने दिया। और फिर आदिल असलम के साथ इसने पूरा निकाह किया, वो भी इसने गवाहियाँ, पैसे, सारा कुछ खुद पल्ले से भर कर उसको रजिस्टर्ड करवाया। उस निकाह को मौलवी के पास से 6 महीने दबे हुए निकाह को इसने निकलवाया, जबकि वो निकाहनामा खारिज हो जाता है। ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया है गुस्ताखी का, जी, ये आपके पास सबूत है? सर, किस किस्म का आप सबूत चाह रहे हैं? जो आप ये साबित कर सकते हैं कोर्ट मैं में? कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको कभी डाइवोर्स शरई तौर पे दी ही नहीं। मैंने कभी इसको बोला ही नहीं कि मैं तुझे डाइवोर्स दे रहा हूं। मैंने कभी इसको रिटर्न में भी नहीं दी। इससे पूछे इसने कब मुझे कोई डाइवोर्स आने दी है या कोई वो चीज़ आने दी है। इस चीज़ का फ़ैसला तो हमारे उलमा कराम करेंगे, और जो उलमा कराम इस भाई साहब से मिलना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।